नमस्कार दोस्तों। हम लोग अपनी यूपीपीसीएस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। 2010 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग आगे अब ये देखते हैं, सवाल जो है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। तो ये जो सवाल है ये 1857 से रिलेटेड है। 1857 का है। और ये देखते हैं कि मंगल पांडे के बारे में। तो मंगल पांडे जो थे वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से, ठीक है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे। और उसमें मतलब इनके सामने जब विद्रोह चालू होने वाला था, ये विद्रोह चालू हुआ था यहाँ पे बैरकपुर में 29 मार्च को पहले ही 1857 पहले ही ये खबरें हो रही थी कि कारतूस में गाय की चर्बी मिला रहे हैं वगैरह वगैरह ये सब, और आटे में हड्डी का चूरा, इस तरह की खबरें उड़ रही थी यहाँ पे। तो उसी उसी चीजों को लेकर के और भी चीजें थी, धर्मांतरण के मुद्दे, अपमान जैसे मुद्दे, बराबरी का दर्जा न देना। तो मंगल पांडे ने वहां पर विद्रोह कर दिया था। मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारी थी। एक का नाम था बाग, लेफ्टिनेंट बाग, और एक का नाम था मेजर सार्जेंट। इन 2 लोगों को गोली मारी थी इन्होंने, और एक को तो हाथों से पीटा था, मतलब हैवसन नाम था उनका। तो ये तो हो गया। इसके बाद मंगल पांडे के बारे में एक चीज और पूछेगा कि मंगल पांडे को अंग्रेज अधिकारियों ने, एक थे व्यक्ति, उनका नाम था ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद को पांडे को गिरफ्तार करने के लिए बोला गया, लेकिन इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया गया। तो जब मंगल पांडे को फांसी दी गई थी तो इनको भी फांसी दे दी गई थी, ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं कि फिर इसके बाद शेख पलटू नाम से एक व्यक्ति था। शेख पलटू नाम से एक व्यक्ति था। इसने जो है मंगल पांडे को गिरफ्तार किया था। आगे हम देख लेते हैं और इसी सवाल में कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल को, अब ये आप याद रखिएगा। हम देख लेते हैं कि जैसे इसमें मेरठ एक जगह दी है, दिल्ली एक जगह दी है। तो मेरठ में जो 1857 की मेन क्रांति चालू हुई थी वो मेरठ में ही 10 मई से चालू हुई थी। 10 मई 1857 से 10 मई 1857 से मेरठ छावनी के जो सिपाही थे उन्होंने अपने अधिकारियों को गोली चलाकर, और ये लोग दिल्ली भाग गए थे, और भी कैदियों को छुड़ा करके दिल्ली चले गए थे। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को भारत का साम्राज्य घोषित कर दिया। और एक थे जो कि बहादुर शाह जफर काफी बूढ़े थे, तो मेन कमान एक व्यक्ति थे यहाँ पे, बख्त खान इनके हाथ में थी। तो बख्त खान नेतृत्व कर रहे थे, तो इनका नेतृत्व चल रहा था। और इसके बाद एक चीज और है कि जब ये लोग दिल्ली आए थे तो दिल्ली में अंग्रेजों ने सितंबर के महीने में वापस कब्जा कर लिया, सितंबर 1857 में। तो इस 1857 के विद्रोह को दिल्ली में दबाने के लिए जिन लोगों को भेजा गया था उसमें 3 लोग थे, 3 अंग्रेज अधिकारियों के नाम है। एक जॉन निकोलसन था, एक था हडसन, और एक था लॉरेंस। ये 3 लोग थे, जिसमें जॉन निकोलसन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा, इतना इसमें पूछेगा। बाकी बहादुर शाह जफर को दिल्ली के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था, एक ये भी है, और रंगून भेज दिया गया था। तो इतना ही इसमें पूछेगा। दूसरा सवाल ये है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे, इसमें आरसी मजूमदार है,
ताराचंद है, बीडी सावरकर, एसएन सेन है। तो इसमें एसएन सेन सही है। बाकी हम ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि किसने कौन सी बुक लिखी थी। असल में इन सब ने बुक लिखी थी। एसएन सेन जो इतिहासकार थे, इनको मौलाना आजाद के कहने पर इन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम था 1857। ठीक है, 1857 करके एक बुक लिखी थी एसएन सेन। तो इन्होंने ये किताब लिखी थी। इसके बाद हम ये देख लेते हैं जैसे आरसी मजूमदार। तो आरसी मजूमदार ने किताब लिखी थी द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस किताब का नाम लिख देता हूँ मैं, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये इनकी बुक का नाम था। ठीक है, आरसी मजूमदार। इसके बाद ताराचंद भी एक महान हिस्टोरियन थे। तो ताराचंद ने जो किताब लिखी थी वो थी हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये इनकी बुक का नाम था, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है। और तीसरे जो ये बीटी सावरकर हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये इनकी बुक का नाम था। आइए हम लोग तीसरा सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो देखिए, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है आर्य समाज ने। इसका ये आंसर सही हो जाएगा कि आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। अब हम वन बाई वन इनको देख लेते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 1875। 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती। अब जो दयानंद सरस्वती थे, इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। ये सवाल पूछ चुका है, मूलशंकर। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो ये किताबें हो गई। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं आर्य समाज के बारे में कि जो आर्य समाज है, इसका जो हेडक्वार्टर था, तब 1875 में चालू किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर था वो मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में हेडक्वार्टर लाहौर आ गया था। हेडक्वार्टर लाहौर आ गया था और ये स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की बात करता था, विधवा पुनर्विवाह की बात करता था, विधवा पुनर्विवाह, जातिवाद का विरोध करता था। और इसने जो है वेदों की ओर लौटो एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो ये है आर्य समाज के बारे में। देख लेते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। तो जो ब्रह्म समाज है, ये एक, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय। और ये बनाया गया था 1828 में। राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में बनाया गया। इसके जो ब्रह्म समाज के जो प्रथम सचिव थे, प्रथम सचिव थे इसके ताराचंद चक्रवर्ती। ताराचंद
चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। राजा राममोहन राय के बाद इसका संचालन द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा किया गया था। द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा किया गया। द्वारकानाथ टैगोर के बाद इनके पुत्र, द्वारकानाथ के जो पुत्र थे, देवेंद्र टैगोर, ये भी इससे जुड़े। और देवेंद्र टैगोर ने एक व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन, इनको भी ब्रह्म समाज से जोड़ा। ठीक है, बाद में यही केशव चंद्र सेन और देवेंद्र टैगोर में ब्रह्म समाज का पहला विघटन होता है। ठीक है, ब्रह्म समाज का जो पहला विघटन होता है वो इन्हीं दोनों में होता है। और ब्रह्म समाज जो है एक आदि ब्रह्म समाज बन जाता है और एक भारतीय ब्रह्म समाज बन जाता है। जो आदि ब्रह्म समाज था, इससे जुड़े थे देवेंद्रनाथ, और इससे जुड़े थे भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े थे केशव सिंह। ठीक है, ये पहला विघटन जो होता है ये 1865 में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा, 1865 में ब्रह्म समाज का पहला विघटन होता है। ब्रह्म समाज का एक विघटन इसके बाद और होता है, वो होता है 1878 में, जब भारतीय ब्रह्म समाज से साधारण ब्रह्म समाज बना था। भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन का था, उसी से एक शाखा टूट के और अलग हुई, जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। और इस साधारण ब्रह्म समाज में शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र दत्त, द्वारिकानाथ गांगुली, ये सब नाम थे। तो इतना ही ब्रह्म समाज में थे। इसके बाद वाले में हम देख लेते हैं देव समाज। तो जो देव समाज था, इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसने विधवा पुनर्विवाह कराने के लिए, महिला शिक्षा के लिए, जाति एकीकरण के लिए, इन सब के लिए काम किया। और उन्मूलन में जैसे बाल विवाह था, सती प्रथा उन्मूलन, इन सब के लिए इसने इन सब का विरोध किया। इसकी एक किताब थी जिसका नाम था देवशास्त्र। इस संगठन की किताब थी, इसका नाम था देवशास्त्र। अच्छा, इस संगठन ने इस संगठन में एक बात थी कि इसने ईश्वर की और स्वयं पूजा पर बल दिया था। बाद में इसने ईश्वर की पूजा को भी छोड़ दिया। तो ये इस समाज की प्रमुख बात थी। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। तो प्रार्थना समाज का गठन हुआ था 1867 में। ये हिंदू धर्म सुधार से रिलेटेड था। एक ब्रह्म की उपासना की बात करता था, एक ब्रह्म की उपासना। ठीक है, जाति प्रथा का विरोध करता है, विधवा पुनर्विवाह की बात करता है, बाल विवाह के अंत की बात करता है, तो इन सब की बात करता है। इसकी स्थापना जो थी, वो जो प्रमुख व्यक्ति थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग, ये नाम याद रखिएगा। इसकी स्थापना में आत्माराम पांडुरंग का हाथ था। इसके बाद इसको जो प्रसिद्ध किया था वो दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने किया था। इनका नाम था आरजी भंडारकर, और दूसरे नाम थे महादेव गोविंद रानाडे। ये दो व्यक्तियों ने इस प्रार्थना समाज को काफी प्रसिद्ध किया था। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की। आत्माराम पांडुरंग को स्थापना की प्रेरणा मिली थी केशव सेन से। ये भी याद रखिएगा, प्रार्थना समाज के प्रेरणा स्रोत कौन थे?
केशव चंद्र सेन, उसके बाद स्थापना की आत्माराम पांडुरंग ने, और इसको प्रसिद्ध किया आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे ने। और इसके जो सिद्धांत और विचार हैं वो पूरी तरह से ब्रह्म समाज से प्रेरित थे, ब्रह्म समाज के अनुरूप ही थे, आप कह सकते हैं। धार्मिक गतिविधियों से ज्यादा ये लोग सामाजिक गतिविधियों में ज्यादा पार्टिसिपेट किए। धार्मिक कम था, धार्मिक कम था, सामाजिक ज्यादा था ये, ठीक है। धार्मिक कम, सामाजिक ज्यादा। और इस संगठन, सॉरी मैं देव समाज नहीं, ये प्रार्थना समाज। और इस संगठन ने, प्रार्थना समाज नहीं, आर्य समाज है, और उसके बाद रामकृष्ण मिशन है जो विवेकानंद का था, स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन है। तो इन दोनों समाज के लिए आधार भी इसने तैयार किया था, प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना हुई गई थी 1867 में। अब आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में होती है। तो इन दोनों का आधार भी प्रार्थना समाज ने ही तैयार किया था। एक स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय पर प्रोत्साहन मिला? स्थानीय शासन व्यवस्था को, तो स्थानीय शासन व्यवस्था को लॉर्ड रिपन के काल में प्रोत्साहन मिला था। स्थानीय व्यवस्था से समाज सवाल है, इसका जो थीम है स्थानीय व्यवस्था से। तो हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे एक बार एक पेपर है, एक पेपर में पूछा हुआ था कि पहला नगर निगम भारत में कौन सा बना था, तो स्थानीय व्यवस्था से ही है। मद्रास का जो नगर निगम था वो पहला था, वो बना था 1687 में। ये सवाल पूछ चुका है, मुझे याद नहीं है किसी एग्जाम में, ये पूछा है। और इसके बाद 1726 में ही कोलकाता और बम्बई के नगर निगम भी बन गए थे। ये अंग्रेजों के समय पे ये व्यवस्था चालू हो गई थी, स्थानीय स्वशासन वाली। फिर धीरे धीरे लॉर्ड रिपन का जब काल आता है तो ये काफी बढ़ जाता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड है, स्थानीय व्यवस्था से ही रिलेटेड एक बात और है कि 1870 में ही वित्तीय विकेंद्रीकरण हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में। वित्तीय विकेंद्रीकरण ये भी इसी से जुड़ा है, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। फिर 1882 में ही फिर रिपन के काल में स्थानीय स्वशासन की बात की गई। 1882 में इन्होंने इनके प्रस्ताव। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1919 के अधिनियम में, 1919 का जो अधिनियम था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 वाला, उसमें स्थानीय स्वशासन को ना हस्तांतरित विषय बनाया गया था। हस्तांतरित विषय, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। और इसी स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड 1924 में फिर छावनी अधिनियम आया था एक, छावनी अधिनियम। ये छावनी अधिनियम वाला इस समय करंट में चर्चा में है, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि छावनी बोर्ड को खत्म किया जा रहा है। जो 63 छावनी बोर्ड है भारत से, उनको धीरे धीरे खत्म कर कर उन्हें सैन्य स्टेशन बनाया जा रहा है। तो वो करंट का इशू है, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद 1935 में फिर स्थानीय जो शासन व्यवस्था थी, 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको जो है प्रांतीय विषय घोषित किया गया था। पहले वो हस्तांतरित विषय में था 1919 में, फिर से प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप जानते हैं बलवंत मेहता समिति बनेगी 1957, जब भारत आजाद हो गया। अशोक मेहता समिति 1957 में। फिर फाइनली लास्ट में आते आते हमने इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया। तिहत्तरवें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज लागू किए गए, तो स्थानीय स्वशासन से ही रिलेटेड है, तो इनको आप बुक के द्वारा डिटेल में पढ़ लीजिए। ये उसी थीम पे आधारित सवाल है, तो इसमें
रिपन सही हो जाएगा। जो एक पॉइंट और है कि ये स्थानीय स्वशासन तो हो गया, इसमें जो 4 नाम दिए हुए हैं, तो इस सवाल की 2 थीम है, एक ये स्थानीय स्वशासन, एक ये गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है। जैसे मेयो गवर्नर जनरल है, तो लॉर्ड मेयो ने, आप जानते ही, मेयो कॉलेज खोला था इसने यहाँ के राजकुमारों के लिए, देसी राजकुमारों के लिए मेयो कॉलेज अजमेर में खोला गया था। एक तो ये पॉइंट हो गया। एक, इसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। पोर्ट ब्लेयर में एक पठान था, शेर खान, अली शेर अली नाम था उसका, उसने इसकी हत्या कर दी थी। और मैंने एक बार बताया था कि जो इसी में स्थानीय स्वशासन वाले मुद्दे में एक आर्थिक विकेंद्रीकरण जो होगा, वित्तीय विकेंद्रीकरण, वो लॉर्ड मेयो के काल में ही होगा। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। रिपन हमने, तो रिपन जो है स्थानीय स्वशासन का जनक है। 1881 में ये फैक्ट्री अधिनियम लाएगा, 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म करेगा। तो ये हंटर कमीशन इसके समय पे आया था। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर बल देने के लिए एक कमीशन था, और दूसरा 1854 में जो वुड्स का जो वुड्स डिस्पैच हुआ था, उसकी जांच करने के लिए भी इसको लाया गया था। तो इतना है। 1883 में इसी के समय पे इल्बर्ट बिल आया था। उस बिल में था कि जो भारतीय जज की पोस्ट पर, जो भारतीय जज नियुक्त होते थे जज की पोस्ट पे, उनको यूरोपीय लोगों की भी सुनवाई करने का अधिकार दे दिया गया था, जिसका विरोध किया था अंग्रेजों ने। तो इसको श्वेत विद्रोह भी बोला जाता है। तो एक ये है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा। और एक मदन मोहन मालवीय ने लॉर्ड रिपन को कहा था कि 1909 के अधिवेशन में ये बात उन्होंने कही थी अपने लेक्चर में कि ये सबसे प्रसिद्ध वायसराय थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के बारे में इतनी चीजें हैं, ये आप याद रखिएगा। नगर पालिका की भी शुरुआत लॉर्ड रिपन के ही काल में हुई, एक फैक्ट और है इनके बारे में। और है कि लॉर्ड डफरिन है जैसे, तो लॉर्ड डफरिन के बारे में आंग्ल वर्मा युद्ध है। आंग्ल वर्मा युद्ध, वर्मा का जो अंतिम रूप से विलय है वो इन्हीं के समय पे हुआ था। आंग्ल वर्मा युद्ध जो तीसरा था वो 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी डफरिन के काल में हुई थी। तो ये है, इनकी वाइफ थी जिनको लेडी डफरिन बोला जाता है। तो उन्होंने एक डफरिन फंड की भी स्थापना की थी। जैसे इनके नाम पे अस्पताल भी खोले गए थे, जैसे इलाहाबाद में भी एक अस्पताल है डफरिन के नाम से, तो वो भारतीय स्त्रियों के लिए खोला गया था। लॉर्ड डफरिन के समय पे एक आयोग बना था, एचिसन आयोग जिसे बोला जाता है। एचिसन आयोग ये सिविल सेवा से रिलेटेड था। तो इतना है इनके बारे में। ये अंतिम बचते हैं जो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन काफी बड़ा नाम है, क्योंकि इनके समय बहुत कानून है। 1899 से लेकर 1905 तक ये रहते हैं। इनके समय पे अकाल आयोग बना, अकाल आयोग, एक सिंचाई आयोग भी बना था इनके समय पे। इन्हीं के समय पे पुलिस आयोग, एंड्रयू फ्रेजर थे, पुलिस आयोग बना था उनके उसमें। पुलिस आयोग, एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर, फ्रेजर, ठीक है। तो ये हुआ था। सीआईडी की स्थापना इन्हीं के काल में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के काल में। सीआईडी की स्थापना, सीबीआई की स्थापना भी इन्हीं के काल में, ठीक है। पौंड को भारत की विधिग्राह मुद्रा भी इन्हीं के काल में बना दिया गया था। इन्होंने तिब्बत में एक अभियान भेजा था, यंग हस्बैंड जिसका नाम है, यंग हस्बैंड अभियान, ये तिब्बत में इन्होंने भेजा था। तो ये याद रखिएगा, 1904 में गया था ये। इसके बाद इन्हीं के उसमें है कि 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बना था, थॉमस रैले के उसमें विश्वविद्यालय आयोग।
ठीक है। उसी के बाद 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया गया। तो इनके बारे में यही है, काफी है। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1903 में, जैसे, ठीक है। 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन, एक प्रसिद्ध इनके बारे में है कि ये एएसआई की स्थापना जो थी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो इन्हीं के समय पे बना था। और जॉन मार्शल, जो बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के जनक माने गए, तो जॉन मार्शल इन्हीं के समय पे महानिदेशक बने थे। तो इतना है इनके बारे में। अगला सवाल हम देख लेते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है इसमें। सूची 1 है लेखकों की और ये है इनकी कृतियां। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो कृति है, बंकिम चंद्र चटर्जी की, वो है आनंद आनंद मठ। इसके बाद मधुसूदन माइकल मधुसूदन दास, तो इनकी है कैप्टिव लेडी। रविन्द्रनाथ टैगोर की है गोरा, और सरोजनी नायडू की है द ब्रोकन विंग। तो ये कुछ राइटर हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी। तो बंकिम चटर्जी के बारे में हम देख लेते हैं कि इन्होंने आनंद मठ तो लिखी है। ये जो इनकी आनंद मठ की किताब है, ये स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है ये किताब, ठीक है, सन्यासी विद्रोह पर। और इसके बारे में और ये है कि इनके बारे में दुर्गेश नंदिनी करके एक किताब थी, वो भी इन्होंने लिखी थी, दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। एक और पॉइंट है कि इसी आनंद मठ में, इसी आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा गया है, वंदे मातरम, जो बाद में 1905 के स्वदेशी आंदोलन का काफी फेमस हो गया था। तो वंदे मातरम इसी में लिखा गया। बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत भी बना, ये संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। आनंद मठ 1882 में लिखी गई थी किताब, ये मुझे अभी याद आया, ठीक है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में मैंने एक किताब बताई, दुर्गेश नंदिनी। एक किताब और थी इनकी, देवी चौधरानी, हाँ, देवी चौधरानी एक किताब थी, ठीक है। देवी चौधरानी, इसको बाद में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित भी कर दिया था। बंकिम चटर्जी के बारे में है कि ये जो है डिप्टी कलेक्टर थे, जो 30-32 साल तक ये रहे, डिप्टी कलेक्टर भी थे। और इनकी एक मैगजीन थी, उसका नाम था बंग दर्शन। ये बंग दर्शन मैगजीन इन्होंने चालू की थी, और बाद में ये मैगजीन बंद हो गई थी। उसके बाद इस मैगजीन को पुनर्जीवित करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, और अपनी उसमें कुछ प्रसिद्ध, जैसे चौखोर वाली है, और भी एक दो कृतियां हैं, तो वो उसमें छपवाएंगे। तो बंग दर्शन करके से जो दो लोग जुड़े हुए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर भी। आइए हम अगला नाम देख लेते हैं, माइकल मधुसूदन दास। माइकल मधुसूदन दास की है कैप्टिव लेडी। ये भी साहित्यकार थे। इनकी एक रचना है मेघनाथ काव्य। ज्यादा इनके बारे में नहीं है। ये बंगाली जब पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, तभी माइकल मधुसूदन दास काफी काफी बड़ा नाम हुआ करते थे। महा मतलब मेघनाथ काव्य इन्होंने लिखी। तिलोत्तमा करके एक किताब थी, वो इन्होंने लिखी, तिलोत्तमा। इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। तो इतना है इनके बारे में। अगला नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर तो बहुत प्रसिद्ध आदमी है। इनकी गांधी द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी, सॉरी,
इन्हें गुरु की उपाधि दी गई थी, गुरुदेव की। और इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में है कि इन्होंने 2 धर्म संसदों में भाग लिया था। ये दूसरे भारतीय थे, विवेकानंद के बाद दूसरे भारतीय थे जिन्होंने धर्म संसद में भाग लिया था। एक 1929 वाला और एक 1937 वाला। ठीक है, इन 2 धर्म संसदों में भाग लिया था। रविंद्र संगीत करके इनके जो कविता संग्रह है उसको रविंद्र संगीत बोला जाता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में है कि ये जो इनकी जो पहली कविता थी, इन्होंने 16 साल की उम्र में जो लिखी थी, ये जिस नाम से, जिस छद्म नाम से प्रकाशित हुई थी, उसका नाम था भानु सिन्हा। भानु सिन्हा, ये इसका छद्म नाम था। ठीक है, भारत और बांग्लादेश का इन्होंने, भारत का, बांग्लादेश का इन्होंने राष्ट्रगान लिखा। और श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है, श्रीलंका जो राष्ट्रगान है, वो इन्हीं के पेरोड पे लिखा था। आनंद समारकुन करके व्यक्ति थे, उन्होंने जो गाना लिखा था वो इन्हीं के प्रभाव में लिखा था, इन्हीं से प्रेरणा लेके लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला है, जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान बहुत फेमस हुआ था। 1905 में ही वो प्रकाशित हुआ है। और वो प्रकाशित हुआ था वही बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो मैगजीन चलाई गई थी, बंग दर्शन, जिसको फिर से चलाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उसी में प्रकाशित हुआ था अमार सोनार बांग्ला 1905 में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसके बाद इनकी एक प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें एक प्रसिद्ध कृति है गीतांजलि, इसके लिए इन्हें नोबेल मिला था। और ये नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे, पहले गैर यूरोपीय नोबेल। ठीक है, और इन्हें फिर 1915 में नाइटहुड भी मिला था, जो इन्होंने जलियांवाला बाग के कारण जो है लौटा दिया था। अच्छा, एक पॉइंट और है कि जनगण मन जो था, ये जनगण मन जो था ये बांग्ला में लिखा गया था। जनगण मन जो था वो मूल रूप से बांग्ला में लिखा था। यूपीएससी ने इस पर सवाल पूछा था कि कहाँ पे इन्होंने उसका इंग्लिश रूपांतरण किया था, ये पूछ चुका है यूपीएससी। तो इन्होंने मदन पल्ले करके एक जगह थी, मदन पल्ले, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है। तो वहां पे बैठ के इन्होंने जनगण, ये राष्ट्र गान है जो जनगण मन को, इसको बांग्लादेश से इंग्लिश में रूपांतरण कर दिया था। ठीक है, और ये कॉलेज जहां पे बैठ के इन्होंने किया था वो बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज था, उसका नाम बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज, थियोसॉफिकल कॉलेज। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ सकता है, तो कॉलेज का नाम भी आप याद रखिएगा, बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज, वहां पे किया था। करंट में इनके बारे में एक पॉइंट है कि जैसे 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, आप जानते हैं शांति निकेतन की। शांति निकेतन को बाद में 1921 में सॉरी, विश्व भारती विश्वविद्यालय बना दिया गया, विश्व भारती। ये जो शांति निकेतन उन्होंने 1901 में बनाया था, इसको हाल में 41वां विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ठीक, 41वां विश्व धरोहर यूनेस्को का घोषित किया गया है। 2010 में नॉमिनेशन मिल गया था, 2023 हाँ 2023 में इसको विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया, 41वां। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सवाल
पूछ सकता है, करंट में भी चर्चा में है। शांति निकेतन 41वां विश्व धरोहर हो गया। पुराना नाम जो शांति निकेतन का था वो था भूडांगा। भूडांगा नाम की जगह पे था ये, तो भूडांगा इसका पुराना नाम होगा। और वहां पे 1901 में शांति निकेतन बना। वीरभूमि जिला है, वीरभूमि जिला है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और वहाँ जो कॉलेज स्थापित किया गया था शांति निकेतन, वो ब्रह्मचर्य मॉडल पर स्थापित कॉलेज था। और शांति निकेतन नाम जो दिया था वो देवेंद्र टैगोर ने, उनके जो पिताजी थे देवेंद्र टैगोर, उन्होंने दिया था। तो इतना है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। अगला नाम है इसमें सरोजिनी नायडू, नाम से जाना जाता है। आईएनसी की अध्यक्ष, नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली भारतीय महिला भी थी। तो ये इनके बारे में। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी थी ये, यूपी की प्रथम राज्यपाल। इतना पॉइंट है इनके बारे में। अच्छा, इनकी कविता है ये द ब्रोकन विंग। तो और भी इनकी कविताएं हैं, जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड सॉरी से द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम, बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग हो ही गया, द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। एक सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन है, वो महात्मा गांधी ने लिखी है। इनकी किताब का नाम सॉन्ग्स ऑफ इंडिया इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद भी है इनका एक। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। इतनी कृतियां हैं। और एक दो फैक्ट और हैं कि सेकंड गोलमेज में ये गांधी जी के साथ कांग्रेस की के उस कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य के तौर पे गई थी, आईएनसी की सदस्यता के तौर पे सेकंड गोलमेज में गांधी जी के साथ गई थी। और ये एक एक पॉइंट और है, जैसे छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है, स्टेटमेंट बना के देख सकता है। ये अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में भी लिखती थी। ठीक है, अंग्रेजी उर्दू ये दो भाषाओं में इन्होंने लिखा है। तो ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन होम रूल से नहीं जुड़ा था? तो होम रूल से नहीं जुड़ा था तो इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आरसी दास, चित्तरंजन दास। ये चित्तरंजन दास थे, ये होम रूल से नहीं जुड़े थे। तो होम रूल इसमें है, चार नाम है, तो ये थीम है, लोगों के बारे में ये लोग सवाल पूछते ही हैं। तो जो होम रूल आंदोलन है ये 1916 में शुरू हुआ था। ये एनी बेसेंट है, और एनी बेसेंट और फिर तिलक। तो दो चीजें हैं कि तिलक ने अपना होम रूल पहले शुरू किया था, ये आप याद रखिएगा। पहले तिलक का शुरू हुआ था, उसके 5 महीने बाद एनी बेसेंट का चालू हुआ था। ठीक है, तिलक का 28 अप्रैल 1916 में चालू हो गया था, एनी बेसेंट का उसके 5 महीने बाद सितंबर 1916 में चालू हुआ था। तिलक की जो जगह थी वो कर्नाटक थी, कर्नाटक थी, महाराष्ट्र थी, महाराष्ट्र में बम्बई नहीं था, और मध्य प्रांत था, बरार था, बरार भी याद रखिएगा। और इसके अलावा जितना भी क्षेत्र था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़ के बरार और मध्य प्रांत, इसके अलावा ऑल इंडिया में बेसेंट के द्वारा थी। तो बेसेंट ने इसको बहुत ज्यादा हिट किया था। तिलक वाले के जो अध्यक्ष थे वो जोसेफ बेपिस्टा थे, और एनसी केलकर उसके सचिव थे, जोसेफ बेपिस्टा। ठीक है, और केलकर जो थे वो इसके तिलक वाले के, तिलक वाले के सचिव जो थे वो केलकर थे। ठीक है, बेपिस्टा अध्यक्ष थे, तिलक केलकर थे, मतलब सचिव केलकर थे। और एनी बेसेंट वाले के जो लीग के जो अध्यक्ष थे
इनके अध्यक्ष का नाम तो मुझे रिमाइंड नहीं हो रहा है, लेकिन जॉर्ज अरुंडेल जो थे, जॉर्ज अरुंडेल, वो इसके सचिव थे। ये हो गया होम रूल आंदोलन के बारे में। फिर धीरे धीरे होम रूल आंदोलन ऐसे ही चला था, तिलक और उनके द्वारा। इसके बाद में ये खत्म हो गया था, 1920 तक आते आते धीरे धीरे खत्म हो गया था, क्योंकि इन्हीं पेशेंट को जेल भेज दिया गया था। बीजी तिलक विदेश चले गए थे। इनके ऊपर एक वैलेंटाइन शेरोल थे, उन्होंने इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक में इनको भारतीय शांति का जनक बोल दिया। तो इन्होंने उनके खिलाफ केस दायर कर दिया और इंग्लैंड चले गए। तो ये दोनों तो बाहर हो गए। फिर धीरे धीरे होम रूल का 1920 में हिंद सॉरी मतलब ये धीरे धीरे 1920 में खत्म हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें जो, हाँ, एक दो फैक्ट और देख लेते हैं होम रूल के बारे में। जैसे कि एक है कि गोखले की जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, ये गोखले की संस्था थी। इसके सदस्यों को प्रतिबंधित किया गया था। होम रूल होम रूल आप ज्वाइन नहीं करेंगे, इनको प्रतिबंधित किया गया था। और इनमें जो बड़े बड़े नाम थे, जैसे बीपी वाडिया है, सीपी रामास्वामी अय्यर है, जवाहरलाल नेहरू है, और तो ये वी चक्रवर्ती थे। तो ये नाम थे जो होम रूल से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो बाद हम देख लेते हैं सी आर दास को। तो सी आर दास, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इन्होंने की थी। ये अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव थे। तो ये आप याद रखिएगा सी आर दास के बारे में। और सी आर दास के बारे में है कि ये जो है 1923 में ही कलकत्ता की, ये सवाल पूछ चुका है, कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। कलकत्ता के मेयर, ठीक है। तो ये सी आर दास के बारे में, स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने इलाहाबाद में की थी, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम ये देख लेते हैं सुब्रमण्य अय्यर के बारे में। सुब्रमण्य अय्यर जो थे वो ज्यूरिस्ट थे, ये जज थे, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़े थे, ये होम रूल लीग से भी जुड़े थे। ठीक है, होम रूल के ये मानद अध्यक्ष थे। मानद, जो एक मानद अध्यक्ष बना देते हैं ना, तो ये वो थे होम रूल लीग के। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जुड़े थे। आईएनसी के 1885 की सम्मेलन में इन्होंने मद्रास का जो है प्रतिनिधित्व किया था। ये इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, नाइट की उपाधि इन्होंने ही त्यागी थी जब होम रूल लीग के नेताओं को, जैसे सी एन बेसेंट को जब जेल भेज दिया गया था, तब इन्होंने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में है कि एनिमेशन के बारे में जो मेन है वो ये है कि इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन किया था। 1907 में उसकी अध्यक्ष भी बन गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इसके बाद इन्होंने 1898 में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, सॉरी, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना बनारस में की थी। और यही सेंट्रल हिंदू स्कूल बाद में जाके पीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित हो गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। महिला अध्यक्ष 1917 में ये अध्यक्ष बनी थी। और इनके दो न्यूज़पेपर चलते थे, एक था न्यू इंडिया, ये दैनिक था, दैनिक, और एक था कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। और ये जो कॉमनवेल्थ था ये साप्ताहिक था। तो इनके बारे में इतना है। इसके बाद है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक काफी बड़े नाम है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। उनको लोकमान्य की उपाधि दी जाती है, लोकमान्य। इन्होंने 1890 में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है,
मैंने अभी बताया था कि वैलेंटाइन शिरोल ने इंडिया अनरेस्ट में भारतीय शांति का जनक बोल दिया था इनको। अच्छा, वैलेंटाइन शिरोल ने इंडिया अनरेस्ट में इन्हें भारतीय अशांति का जनक बोला था। और एक संस्था थी जिसको भारतीय शांति का जनक भी वो बोलता है, वो संस्था थी आर्य समाज। तो ये भी आप याद रखिएगा। वो दो संस्थाओं के बारे में, इनके बारे में बोलता है, बीजी तिलक के बारे में, और इस संस्था के बारे में, अशांति का जनक। तो व्यक्ति के बारे में जब बीजी तिलक को बोला तो इन्होंने इसके खिलाफ केस कर दिया। बीजी तिलक के बारे में है कि इन्होंने गणपति उत्सव शुरू किया था और शिवाजी उत्सव शुरू किया था। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से इन्होंने जोड़ दिया। इन्होंने 1803 में एक किताब लिखी थी, आर्कटिक होम इन वेदाज। इसके बाद एक किताब लिखी थी गीता रहस्य। गीता रहस्य जो इनकी किताब थी वो इन्होंने मांडले जेल में लिखी थी। जब इन्हें मांडले जेल भेजा गया था बर्मा, तब इन्होंने वहां लिखी थी। इनके बारे में है, दो पॉइंट और है कि इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में करते हैं। इसके बाद 1885 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना करते हैं। फर्गुसन, ठीक है, फर्गुसन कॉलेज की स्थापना करते हैं। और इन्होंने भी दो न्यूज निकाले थे। एक का नाम था मराठी, जो अंग्रेजी में था, और एक का नाम था केसरी, जो मराठी में था। ये याद रखिएगा, मराठी जो है अंग्रेजी में था, केसरी जो है मराठा मतलब मराठी में था। तो ये इनके बारे में है। हाँ, इनके बारे में दो पॉइंट और है कि ये दो बार जेल गए हैं। एक 1897 में, और एक मैंने बाद में बताया जो 1908 में इनको फिर जेल भेजा गया था, मांडली जेल। ये 6 साल के लिए गए थे, 18 माह के लिए, 18 मंथ के लिए। और ये दोनों बार इनको राजद्रोह के आरोप में भेजा गया था। यहाँ पे 1897 में इन्होंने चापेकर बंधु, जो प्लेग के दौरान जिन्होंने गोली मार दी थी अंग्रेज अधिकारियों को, चापेकर बंधु जो थे जिनको गोली मारी थी, तो उनका समर्थन किया था इन्होंने। और 1809 में जो मुजफ्फर नगर बम कांड हुआ था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, जो किंग्सफोर्ड की गाड़ी में बम मार दिया था मुजफ्फर नगर कांड में, तो उसमें इस समर्थन कर दिया था इन्होंने। तो ये दो इनके ऊपर राजद्रोह लगे थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? तो इसमें असहयोग है, रॉलेट है, अहमदाबाद है, बारदोली। तो इसका सही जवाब तो अहमदाबाद है। अहमदाबाद वाले में इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। अब जो अहमदाबाद वाला जो जो हड़ताल है वो 1918 में हुई थी। मिल मालिकों से रिलेटेड थी। 20% प्लेग बोनस की बात की थी मिल मालिकों ने, लेकिन गांधी जी 35% पे अड़े हुए थे। तो वो 35% पे हालांकि मान गए थे बाद में। तो इसमें दो तीन नाम है, जैसे अंबालाल साराभाई, एक नाम पूछेगा, और अनसुईया बेन, जो अंबालाल की बहन थी, वो गांधी जी के साथ थे। अंबालाल साराभाई मिल मालिक वही थे। तो ये 1918 में ये एक मैटर हो गया। इसके बाद दूसरा, इसमें जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ। इसमें जैसे पहली बार भूख हड़ताल है, तो पहली बार भूख हड़ताल ये हो गई अहमदाबाद। पहला सत्याग्रह बोलेगा तो वो चंपारण होगा, 1917 में जो हुआ था, ठीक है। वो भारत में पहला सत्याग्रह होगा। और इसी के समय एक हुआ था खेड़ा, जो 1918 में ही हुआ था। तो मैं अहमदाबाद और खेड़ा
तो 1918 ये पहला असहयोग था, प्रथम असहयोग। ठीक है, प्रथम भूख हड़ताल, प्रथम असहयोग खेड़ा, प्रथम सत्याग्रह चंपारण। इसका जो क्रम है, क्रम बहुत पूछेगा। चंपारण पहले हुआ 1917 में, इसके बाद अहमदाबाद वाला होता है। ठीक है, उसके बाद ये खेड़ा होगा, यानी कि C A और खेड़ा को अच्छा, फिर आगे हम देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन जो है वो हुआ था 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन के बारे में यही है कि 20-21 में ये प्रारंभ हुआ, 22 में खत्म हो गया था चौरी चौरा कांड के बाद। तो असहयोग आंदोलन के बारे में हम आगे जब सवाल आएगा तो उसमें हम डिटेल से देख लेंगे। रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 1919 में। जो रॉलेट एक्ट आया था उसके विरोध में सत्याग्रह हुआ था 1917 में। वो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसी की सिफारिश पे आया था, जिसमें बिना वकील, बिना दलील के गिरफ्तारी हो जाती थी, बिना वारंट के। काला कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को। तो इसी वजह से ये उसके अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह किया गया था, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। तो ये आया था रॉलेट एक्ट। अच्छा, रॉलेट सत्याग्रह जो हो रहा था, जब भारतीय कर रहे थे, तो श्रीमती बेसेंट ने इसका विरोध किया था, ये याद रखिएगा। अक्सर कई बार ये पूछ लेता है कि कोई आंदोलन चल रहा है, कौन उसका विरोध कर रहा है। तो बेसेंट ने रॉलेट सत्याग्रह का विरोध किया था, बेसेंट ने इसका भी विरोध किया था, असहयोग आंदोलन का। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अहमदाबाद वाला हो ही गया। इसके बाद आते हैं बारदोली। तो बारदोली वाला हुआ था 1928 में, बारदोली सत्याग्रह। अब बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल, ठीक है। सरदार पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि यहीं पे दी थी। ठीक है, एक इसके बारे में पॉइंट है बारदोली के बारे में कि हालांकि इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया था, विरोध जो था वो मेड़ता बंधुओं ने किया था, लेकिन फिर इन्होंने पटेल, सरदार पटेल से संपर्क किया। सरदार पटेल जी यहाँ पे आए और उन्होंने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। सरदार पटेल को यहाँ पे एक जनजाति थी जिसका नाम था काली पराज। काली पराज के बारे में सवाल पूछ सकता है। ठीक है, काली पराज जो जनजाति थी, इसके संपर्क में आते यही ये भूमिहीन किसान हुआ करते थे। इनका मुक्ति मुक्ति अभियान भी चल रहा था। मतलब ये जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनसे कृषक थे, तो उनसे अपने आप को भूमिहीन किसान होते थे, जो जबरन से काम कराया जाता था, तो उसके खिलाफ भी ये लड़ रहे थे। उनका मुक्ति अभियान ये चल रहा था। तो इसके बारे में इसका समर्थन भी सरदार पटेल ने काली पराज जनजाति का समर्थन किया था। ठीक है, बारदोली के बारे में यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लेख लिखा था जब ये चल रहा था, और सरदार की उपाधि इन्हें मिली थी यही। तो 1928 ये याद रखिएगा इसमें। कि विदेशी वस्त्र की बर्बादी ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार। तो विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उसका सर्वोत्तम व्यवहार है, ये कहा था महात्मा गांधी। ठीक है, एक पॉइंट ये है कि विदेशी वस्त्र दो मौके पे काफी जलाए गए। मतलब एक तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 के दौरान, उसमें विदेशी वस्त्रों की होली काफी जलाई गई। असहयोग आंदोलन में भी खूब विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। सबसे ज्यादा बहिष्कार विदेशी कपड़ों का ही हुआ था असहयोग आंदोलन में। तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बहिष्कार हुआ था विदेशी कपड़ों का। उसके बाद सबसे ज्यादा बहिष्कार हुआ था शिक्षा, मतलब
जो अपने स्कूल खोले थे, जो अंग्रेज शिक्षा प्रदान कर रहे थे, उसका बहिष्कार हुआ था और भारतीय शिक्षा के लिए जो स्कूल खोले गए थे उसका समर्थन किया गया था। तो ये पॉइंट था। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये विदेशी वस्त्रों की बर्बादी के खिलाफ थे। ये एक पॉइंट याद रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर इसको निष्ठुर बर्बादी बोला करते थे। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में थोड़ा सा मतभेद आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट है। टैगोर के अब एक एक करके पॉइंट इनके बारे में देख लेते हैं, जो चार हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हमने देखा ही इससे पहले। महात्मा गांधी एक, महात्मा गांधी के बारे में तो पूरा इतिहास ही है, ज्यादातर चीजें इन्हीं के बारे में है। चित्तरंजन दास के बारे में हमने देख ली। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ये इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो विवेकानंद थे। विवेकानंद से काफी प्रेरित थे। और राजनीतिक जो गुरु थे वो CR दास थे, चित्तरंजन दास थे, वही स्वराज पार्टी वाले। ठीक है। स्वराज पार्टी के की एक पत्रिका थी, फॉरवर्ड नाम था इसका। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का संपादक जो है सुभाष चंद्र बोस को ही बनाया गया था। और सुभाष चंद्र बोस जो है 1925 में मांडले जेल की यात्रा कराए थे क्रांतिकारी गतिविधियों के चक्कर में। मांडले जेल, इससे पहले तिलक को भी भेजा गया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। ये पूछ चुका है, UPPCS से सवाल पूछ चुका है, द इंडियन स्ट्रगल। तो ये भी आप याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में है कि जब चित्तरंजन दास 1923-24 को कलकत्ता के मेयर बने थे, ये मेयर बने थे, मैंने बताया था। तो सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता नगर निगम का ही कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है, CEO, वो बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक तो बने थे 1938 में हरिपुरा में, और दूसरा बने थे 1939 में त्रिपुरी में। लेकिन त्रिपुरी संकट, आपने एक शब्द सुना होगा, तो त्रिपुरी संकट यही है कि त्रिपुरी में अध्यक्ष तो बन जाते हैं, लेकिन गांधी जी के जो समर्थक थे, पट्टाभी सीतारामैया, वो हार गए थे। तो वो हार गए थे, तो गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी हार है, तो थोड़ा मतभेद हो गया था। इस चक्कर में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। तो राजेंद्र प्रसाद को फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। पट्टाभी सीतारामैया भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, और इसी को त्रिपुरी संकट बोला जाता है। और यहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने फिर 1939 में ही त्रिपुरी से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक पार्टी बनाई थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये पार्टी बनाई थी 1939 में। ठीक है, तो इतना पॉइंट जो है याद रखिएगा। इसके बाद इनके बारे में हम जब ये INC, जब भारत से चले जाएंगे, INC की स्थापना करेंगे, तब हम डिटेल में उन सवालों को पूछेंगे जब INC आएगा। सॉरी, INA आएगा। INA, इंडियन नेशनल आर्मी। इसमें है कि अगला सवाल, किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके? ठीक है, तो समर्थन दिया, परिणाम नहीं देख सके, वो थे तिलक। असल में बाल गंगाधर जो तिलक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। और जो गांधी जी थे, इन्होंने इसी दिन असहयोग आंदोलन चालू कर ली, क्योंकि तिलक की मृत्यु हो गई। तो उन्हीं की उसमें असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की बात की थी गांधी जी ने, तो प्रारंभ कर ही दिया था।
जिसको बाद में फिर असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिल गई थी बाद में। अच्छा, एक सवाल ये पूछेगा कि जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, तो ये पूछ चुका है एक्चुअली कि तो उन्हें कंधा किन किन व्यक्तियों ने दिया था। तो इसमें दो व्यक्ति प्रसिद्ध थे जिन्होंने कंधा दिया था। एक तो महात्मा गांधी हो गए और एक व्यक्ति हो गए शौकत अली, उनका नाम था शौकत अली। ये दो व्यक्तियों ने कंधा दिया था, एक चीज ये याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक हम डिस्कस कर चुके हैं। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद एक तिलक फंड की भी स्थापना की गई थी, जिसका असहयोग आंदोलन में चर्चा है। उसको असहयोग आंदोलन में हम करते हैं तो हम देखें। तो जो असहयोग आंदोलन था, इसको इसको जो है पारित किया गया था 1920 में। एक पहले विशेष अधिवेशन होता है, उसके बाद 1920 में ही नागपुर अधिवेशन होता है। उसमें इसको पारित किया गया था कि असहयोग आंदोलन होना चाहिए। गांधी जी के प्रस्ताव को मान लिया था। इसके विरोध में पेसेंट ने, जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी, ये भी याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन 1920 से चालू हुआ था, 1922 में चौरी चौरा से खत्म हुआ था। हम लाला लाजपत राय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोला जाता है। इन्होंने आर्य समाज ज्वाइन किया था। हिंदू महासभा भी थे ये, और कांग्रेस से भी थे। तो इतनी पार्टियों से थे। इन्होंने होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसकी स्थापना करेंगे 1917, ठीक है। 1917 अमेरिका में इसकी स्थापना की थी, अमेरिका की न्यूयॉर्क। तो इतना आप याद रखिएगा। ये इसके बाद ये ए आई टी यू सी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे 1920 के। ये सवाल पूछ चुका है लाला लाजपत राय, ठीक है। सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी भी इन्होंने बनाई थी, ठीक है। और ये जेम्स स्कॉट जो था, जब 1928 में साइमन गोबैक के विरोध हो रहा था, साइमन गोबैक के नारे लग रहे थे, तो जेम्स स्कॉट था, एक एसपी था जेम्स स्कॉट। तो इसने लाठीचार्ज किया था, तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। बाद में फिर भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों में बदला लिया। अच्छा, इनके बारे में और है कि लाला लाजपत राय ने एक यंग इंडिया लिखी। यंग इंडिया इन्होंने 1916 निकाली, ठीक है। और इसके बाद इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये इन्होंने लिखी 1917 में। इंडिया विल टू फ्रीडम, इंडिया विल टू फ्रीडम, ये भी लिखी इन्होंने। माई स्टोरी ऑफ डिपोटेशन, माई स्टोरी ऑफ डिपोटेशन, डिपोटेशन, ये माई स्टोरी ऑफ डिपोटेशन, ये 1908 में लिखी थी इन्होंने। और इसके बाद अनहैप्पी इंडिया एक इनकी प्रसिद्ध कृति है, 1928 में लिखा था इन्होंने, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। ये किताब थी। और 1986 में इन्होंने डीएवी कॉलेज आंदोलन से ये स्थापना की थी, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट था लाला लाजपत राय के बारे में। इसके बाद है मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे, ये आप याद रखिएगा, एक 1919 से, एक 1928 में।
ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और ये स्वराज पार्टी के सचिव थे। स्वराज पार्टी सचिव, ठीक है, स्वराज पार्टी के सचिव थे। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि ये नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 में, ये अध्यक्ष थे। नेहरू रिपोर्ट में 2 लोग थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, ये बात अब याद रखिएगा। अध्यक्ष उसमें मोतीलाल नेहरू थे। तो 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू से आई थी। चित्तरंजन दास हम देख ही चुके हैं। कहते हैं कि कथन कारण वाला सवाल, कथन और कारण, यहाँ कारण होना चाहिए, ठीक है। तो कथन कारण वाला सवाल है, साइमन कमीशन से रिलेटेड है। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, ठीक है। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, ये तो सही है। और एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये भी सही है। और मेन विरोध हो ही इसीलिए रहा था कि इसमें किसी भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया। तो ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है। दूसरे, साइमन कमीशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि साइमन कमीशन जो था वो 1927-28 में है की बात है। 1927 में ये भारत आया था, ठीक है, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन को 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का जो अधिनियम था उसमें क्लॉज था कि 10 वर्षों में, अब से 10 वर्षों बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। इसीलिए इसका स्थापना, 7 सदस्य थे इसमें। और इसमें एक सदस्य था इटली, मतलब साइमन तो मेन, जॉन साइमन तो अध्यक्ष ही थे। एक सदस्य और था इटली, जो बाद में भारत की स्वतंत्रता के समय यही ब्रिटेन का पीएम बनता है। और ये यहाँ पे कई बड़े नेताओं से मिलता भी, क्लीमेंट, इटली नाम था इसका, ये सदस्य था। तो ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा ब्रिटिश प्रधानमंत्री है जो साइमन कमीशन का सदस्य भी था, तो वो इटली था। तो साइमन कमीशन के बारे में और है कि लखनऊ में इसका विरोध किया, किसने किया था, यूपी स्पेशल का है तो अली खलीकुज्जमा करके एक व्यक्ति था, खलीकुज्जमा, विरोध में खलीकुज्जमा। इन्होंने लखनऊ में विरोध किया था। यूपी स्पेशल में ये सवाल पूछ सकते हैं। अब अच्छा, साइमन कमीशन के बारे में है कि साइमन कमीशन, एक सवाल तो ये पूछता है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो ये जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और ये था कि क्लॉज था कि 10 साल में जो क्लॉज था इसका 1919 वाले अधिनियम कि 10 साल में हम अ, बनाएंगे, एक संवैधानिक आयोग बनाएंगे। तो 10 साल पूरे होने से पहले ही थोड़ा सा बना दिया था। और बनाने वाले का नाम था राज्य सचिव, जो उस समय राज्य सचिव थे, बर्कन हेड नाम था जिसका। ये वही बर्कन हेड है जो बाद में नेहरू रिपोर्ट के मतलब चैलेंज कर देता है भारतीयों को, जब साइमन कमीशन का ज्यादा विरोध हो जाता है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप अपना संविधान बना के दिखाइए। तो फिर नेहरू रिपोर्ट आती है, लोग अपना संविधान बनाने का वो प्रथम प्रयास होता है। तो इस तरह से है। और हम एक चीज और देख लेते हैं कि साइमन कमीशन के कौन विरोध में था और कौन उसके तरफ था। तो साइमन कमीशन का जो विरोध था, विरोध, वो लिबरल फेडरेशन है, जैसे लिबरल फेडरेशन एक संस्था थी, मुस्लिम लीग, जिन्ना गुट,
जिन्ना गुट। मुस्लिम लीग इस समय तक 2 गुटों में बटी हुई थी, एक जिन्ना गुट था, एक शफी गुट था। तो जो शफी गुट था वो उसके फेवर में था साइमन कमीशन, और जो जिन्ना गुट है वो विरोध में था। और एक थे हिंदू महासभा, कांग्रेस तो कर ही रही थी, हिंदू महासभा भी विरोध में थी। और समर्थन किसने किसने दिया था, तो बी आर अम्बेडकर एक नाम थे इसमें, बी आर अम्बेडकर जी ने इसको समर्थन दिया था। और बी आर अम्बेडकर के बाद मुस्लिम लीग, मैंने बताया ही, मुस्लिम लीग जो शफी गुट था, शफी गुट, इसने भी समर्थन दिया था। जस्टिस पार्टी थी, जस्टिस पार्टी मद्रास, इसने भी समर्थन दिया था। यूनियनिस्ट पार्टी थी, ये पंजाब की थी, इसने समर्थन दिया था। तो इतनी पार्टियों ने समर्थन दिया था। साइमन कमीशन के बारे में यह है कि ये 2 बार आया था, 1928 और 29 के बीच में ये 2 बार आया था। और इसने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी, रिपोर्ट दे दी थी। एक पॉइंट और ये है कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, गोलमेज सम्मेलन और 1935 का अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम 1935 और गोलमेज, ये दोनों इसी की परिणति थी। इसके रिपोर्ट दे दिया गया, उसके बाद ये बोला गया कि भारतीयों को अब एक टेबल पे आकर के वार्ता करनी चाहिए, तो ये सब चीजें तो वहीं से बनी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद अगेन।